अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपको मैं बताऊं कि बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि तहरीक लब्बैक के जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके सरबराह जनाब मौलाना साद रिजवी, उनके खिलाफ काफ़ी बड़ी तहरीक अब बन रही है और उसमें कई लोग पेश हैं। और मैं आपको पहले से ये खबर दे रहा हूँ कि साद रिजवी के खिलाफ एक अहले सुन्नत वल जमात के काफ़ी अफराद जो हैं वो इकट्ठे भी आज हुए। पाक पतन में इस हवाले से आज एक अफ्तार के ऊपर मीटिंग हुई, बड़ी धुआंधार मीटिंग हुई और उसमें क्या क्या वजह थी और कौन कौन लोग शरीक थे वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये फैक्ट है कि सुन्नी और अकीदा लोगों के अंदर, खासतौर उलमा के अंदर, खासतौर पे गद्दी नशीनों के अंदर, जो गद्दी नशीन है वो हमारे पीर भाई जिनको हम कह सकते हैं, कारों में साद रिजवी के खिलाफ इस वक्त बहुत आग की चिंगारियां पाई जा रही हैं और वो मौलाना साद रिजवी को हटाना चाहते हैं वहां से। क्या वजूहत है उसकी वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो सरीना के अंदर आज धमाका हुआ, कोयटा के अंदर, और अभी तक उसकी तफसीलात आ रही हैं और मुतअद्दिद उसमें शहीद और बहुत से ज़ख्मियों की इतलात तो आ रही हैं अभी, लेकिन क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं उसकी तफसील नहीं बता सकता। लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह बता दिया कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। देखें, ये मैं आपको कई दिन पहले एक मैंने वीलॉग किया था और उससे मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ इस हुकूमत के बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी बाहर की फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, चाहे वो इमरान खान और जहांगीर तरीन की लड़ाई करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो पीडीएम की तहरीक को खड़ा करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनके अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हों, पुलिस वालों को मारना हो, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करना हो, चाहे अब ये धमाके आप जो देख रहे हैं जिनका पता चल रहा है ये हो, ये सारा लीड कर रहा है ईद के दिन तक। ईद के दिन तक पाकिस्तान में इन चीज़ों के अंदर बहुत तेज़ी आनी है क्योंकि ईद के दिन फाटफ का इजलास हो रहा है और उसमें इंडिया और फ्रांस जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करवा सके। और फ्रांस का बड़ा क्लाउट है, हम माने या ना माने, फ्रांस का बड़ा असर रसूख है, उसका क्लाउट है फाटफ के अंदर, उसका क्लाउट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसका क्लाउट है और जगहों पे। और इंडिया जो है इस वक्त अपनी नई दोस्ती अमेरिका के साथ उसको जो है बरुए कार ला रहा है, उसको निभाते हुए, और उसकी कोशिश है कि किसी तरह उसको अफगानिस्तान के अंदर रोल मिल जाए। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बहुत जोर डाल रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को शामिल करे, उसके साथ मिलकर रीबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान जो है उसके अंदर उसको इजाज़त दे, उसको साथ मिलने की, और पाकिस्तान को यह काबिल कबूल नहीं है। चाइना और रशिया जो है वो खोलकर पाकिस्तान का साथ दे रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखें कि एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, एक तरफ हमारे हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारे चाइनीज बॉर्डर है, एक तरफ हमारे समुंदर है, और वो समुंदर यानी गवादर या अरेबियन सी जो पूरी दुनिया की नज़रों का इस वक्त जो है उस तवज्जो बनी हुई है, वहाँ पे वो मरकूज है वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि आज वज़ीर दाखिला ने एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने मजीद सवालात को जन्म दे दिया। वो कहते हैं 30 गाड़ियां नजर आतिश हुई। इमरान खान वज़ीर आज़म ने जब स्पीच की थी परसों तो वो कह रहे थे 40 गाड़ियां नजर आतिश हुई और 5 गाड़ियां जो हैं तहरीक लब्बैक वालों ने वापस की। तो ये अपना हिसाब क्यों नहीं इनका मिलता कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इनकी तादाद जो है वो आपस में क्यों नहीं मिलती और वहां पे क्यों तजाद पाया जाता है। बहरहाल हो ये रहा है कि, और जो काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि 30 दिन हैं तहरीक लब्बैक के पास अपील करने के, 30 दिन में जब वो अपील करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि उनके ऊपर जो पाबंदी है उसको वो ख़त्म ना करें, और वो तो ख़त्म हो जाएगी या हो सकती है। और अगर नहीं होती तो तब भी उनके पास हाई कोर्ट में जाने का एक रास्ता मौजूद है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो फाटफ का, उससे पहले कि फाटफ में इंडिया अब जो आवाज़ उठाएगा कि पाकिस्तान में एक उलमा की तहरीक शुरू हुई या मौलवियों की तहरीक शुरू हुई जिसने पूरे मुल्क को जैम कर दिया, हुकूमत ने उसको कालअदम करार दे दिया, लेकिन हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही और कालअदम तंजीम के साथ हुकूमत के 3 मुज़ाकरात हुए, रिटन एग्रीमेंट हुआ, उसी रिटन एग्रीमेंट के जोर में आके
एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू हुकूमत ने नेशनल असेंबली में फ्रांस के हुकूमत और फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ एक जो है वो और रेजोल्यूशन आप कह लें उसको पेश किया। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि ये बैन जो है हट जाएगा और इस वजह से अब बहुत से लोग जो पहले टीएलपी के इस धरने के अंदर कूदे थे, जिनमें 10-11 उलमा तो आपको याद होगा कि मुफ्ती मुनीब रहमान के पीछे खड़े थे, उनके साथ खड़े थे, उसमें सरवत कादरी साहब भी थे उसमें और बड़े जय्यद उलमा थे उसमें और लीडर्स हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी आ गए, उसके बाद पीर खाने भी आ गए, उसमें तौसा शरीफ के भी आ गए, उसमें जंग के भी आ गए, उसमें मुल्तान, पाकपतन और कोयटा वगैरह के भी पीर खानों के जो लोग हैं वो आ गए यहाँ पे। और अहले सुन्नत वल जमात जो है पूरी तरीके से पहली बारी मुल्क में एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो हुकूमत ने क्या किया और ताजर बरादरी आ गई, उन्होंने कहा जी हम शटर डाउन कर रहे हैं मुफ्ती मुनीब की कॉल पे। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी और ये सारी एक बड़ी मूवमेंट बन रही थी। साद रिजवी साहब के साथ जेल में मुज़ाकरात हुए, साद रिजवी साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं उसको कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि बाकी तो आपको बात पता ही है पूरी। और उसके बाद वो धरने ख़त्म हो गए, वो धरने ख़त्म हो गए, ये सारे जो बड़े लीडर्स हैं ये ज़ीरो होके रह गए, ये कॉडी के हो गए। तो अब उनको पहले भी प्रॉब्लम था कि साद रिजवी साहब को उन्होंने क्यों बनाना, वो 27 साल के। देखिए साद रिजवी साहब ने एक, आप पॉलिटिकल मूव कहें, आप एक इम्पॉर्टेंट मूव कहें, बहुत बड़ी एक मूव चली थी आज से कुछ महीने पहले। उस वक्त लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं था। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का विसाल हुआ तो उन्होंने उनकी तदफीन कब्रिस्तान में करने की बजाय घर के अंदर कर दी। तो अब एक तरीके से उनका घर जो है वो उनका मरकज़ है और उनका मरकज़ जो है वो हर निगाह जो है वहाँ पे ठहर जाती जाके, क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो वहाँ पे आखिरी आराम का है उनकी, और वो इस तहरीक के बानी हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अब साद रिजवी साहब से जो भी अलग होता है उसको खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं और उनकी आखिरी आराम का वो उसको नहीं मिलती, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब उनको अमीर बनाया जा रहा था तो कुछ लोग खिलाफ थे तहरीक लब्बैक के अंदर साद रिजवी साहब के, और वो नहीं चाह रहे थे कि वो बने। उस तदफीन के बाद उनको सारे जो थे वोट्स मिल गए और उनको नोट्स मिल गई और वो वहाँ पे बन गए। अब जो हर जगह पे बैठे हैं पीर खाने वाले, उन्होंने कहा हम तो जीरो हो गए। मैं आपको बताऊं कि काफी लोग हैं जो इसमें शरीक नहीं हुए। वो कौन लोग थे मैं आपको उसके नक्शल में बता देता हूं कि सालिसी कमेटी के जितने अरकान हैं जिन्होंने कल मुसालियत के लिए गए थे जनाब साद रिजवी साहब के पास और हुकूमत के दरमियान जिन्होंने की मुसालियत, उनमें से कोई अरकान जो है वो वहां पे मौजूद नहीं था। अच्छा, और अभी जैसे कहते हैं ना हमके कफन मैला नहीं हुआ और आप अपना शादियाने पहले बजाना शुरू हो गए। कल इतनी बड़ी जीत हुई है अहले सुन्नत वल जमात की कि हुकूमत जो है पहले कलअदम करके आई, उसके बाद उनके घुटने टिक गए और उन्होंने आके हर बात मान ली। 12 घंटे के अंदर करारदाद जो है नेशनल असेंबली में भी पेश हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इनको सब्र नहीं आया। उन्होंने कहा कि यार ये आलिम नहीं है, ये बच्चा है 27 साल का और ये हम सबके ऊपर आ गया, सबका सबसे कद बढ़ गया। तो आज स्पेशल बड़ी हरिडली 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखें ये बुलाई गई नशिस्त वहां पे पाकपतन के अंदर। अच्छा, इसको कहा गया कि जी कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस है। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस नहीं थी, क्योंकि ये कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस को 6 घंटे के नोटिस पे तो नहीं होनी ना। लेकिन कौन कौन उसमें गया मैं आपको बताता हूँ। ये जेर एहतमाम हुई दीवान ऑफ पाकपतन, दीवान हामिद मसूद चिश्ती के, फारूकी जेब सजादा नशीन आस्ताने आलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर, ख्वाजा मोहम्मद आमिर शरीफ गुरेजा, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सजादा नशीन कोट मिठन शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद शहजादा तौसवी ऑफ तौसा शरीफ, आस्ताना आलिया तौसा शरीफ, पीर सैयद इमरान शाह वली जो MNA साहिवाल से, पीर सैयद गुलाम मुहिउद्दीन सजादा नशीन दाइम हजूरी कसूरी नक्शबंदी, पीर सैयद हैदर इमाम गिलानी सजादा नशीन, पीर सैयद खलील रहमान शाह ऑर्गेनाइजर अहले सुन्नत सूबा पंजाब, पीर एहसानुल हक ऑर्गेनाइजर अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान,
पीर सैयद मोहम्मद नबील और रहमान शाह साहब सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया करमा वाली शरीफ। और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जब मैं ये नाम बोल रहा था तो आप वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो किसी के पास नहीं है। ये वीडियो मेरी चुड़ैल जो है वो लेके आई और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे जमा है वहां पे और ये सारी बातें कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक वालों को मैं बता दूं कि उनके अंदर फूट पड़वाने के लिए काफ़ी लोग पड़ चुके हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ खड़े हैं, अपने किसको अपना लीडर मानते हैं, किसके साथ खड़े हैं। बड़े बड़े खड़पाए जो वहाँ पे जमा हुए और उनकी दो बातें थी। पहले तो वो हुकूमत के खिलाफ एक दोबारा से गठजोड़ करना चाह रहे थे, हुकूमत और उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत को कहते हैं कि साद रिजवी ने तो ये कह दिया, लेकिन तौहीन रसालत के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो अब होल्ड करें इसको और वो हमसे मुज़ाकरात करें। और पहली शर्त हम ये रखते हैं कि शेख रशीद को हम बली का बकरा बनवाएं और शेख रशीद के इस्तीफ़े पे हम जोर दें। बेसिकली इस्तीफ़ा शेख रशीद का नहीं चाहिए, बेसिकली उनको इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार का नहीं चाहिए, बेसिकली उनको गद्दी चाहिए साद रिजवी की। बेसिकली उनको चाहिए कि एक 27 साल का लड़का जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, जिसको अल्लाह ने इतना मकाम दे दिया कि लाखों लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं, उसे इश्क करते हैं, उसे प्यार करते हैं लोग, और उनकी कॉल के ऊपर उनको गिरफ्तार करने के ऊपर पूरा मुल्क जैम हो गया। आप याद रखें, इतना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए सपोर्ट में लोग बाहर नहीं आए। उनके इंतकाल पे ज़रूर आए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतने लोग नहीं आए। और साद रिजवी साहब को पहली दफ़ा उठाया गया और पहली दफ़ा ही पूरे मुल्क में आग भी लग गई, भड़क भी गई और पहिया जाम भी हो गया, शटर डाउन भी हो गया, सब कुछ हो गया। और साद रिजवी का स्टैचर जो है वो एकदम इतना बड़ा हो गया कि नहीं, अब अगले इलेक्शन में अगर वो जाते हैं तो एक बड़ी सेफ बैट है कि कम से कम 30-35 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि अगर अभी उन्होंने 30 लाख वोट ले लिए और उनकी चंद सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो अगले इलेक्शन तक उनकी जो ये वोट बैंक है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहना है, क्योंकि साल 1.5 साल के बाद इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो या तो ये सारे लोग वो वोट बैंक अपनी तरफ लेके आए और वो सपोर्ट अपनी तरफ लेके आए, वरना ये सारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले, सफ़ेद बालों वाले जितने हमारे अकाबरीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये साद रिजवी साहब के पीछे लगे रहे, ये इनको कबूल नहीं। आज की अफ्तारी में यही सब कुछ डिस्कस हुआ और आज की अफ्तारी में ये डिस्कस हुआ किस तरह साद रिजवी साहब को हम डी थ्रोन करें, उनको साइड पे करें और उनकी जगह हम जो है वो हम में से कोई आए। जिन लोगों ने इनके साथ मिलने से इनकार कर दिया, जो नहीं आए, सरवत कादरी साहब नहीं गए वहां पे, डॉक्टर जुबैर साहब नहीं गए, पीर खालिद साहब बलूचिस्तान वापस चले गए लेकिन उधर पाकपतन नहीं रुके, मियाँ जलील जो थे वो नहीं गए वहां पे, निज़ाम सियालवी साहब नहीं गए वहां पे खुद से। अच्छा, वो उनका ये मानना है इन सारे उलमा का जो नहीं गए कि हुकूमत पे दर पे बेवकूफ़ियाँ कर रही है और हुकूमत जो है वो जवाब फराहम कर रही है कि जिसमें तहरीक लब्बैक मज़ीद बड़ी होगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि अहले सुन्नत वल जमात में कोई तफरका हो, कोई डिवीज़न हो। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी नहीं गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब इनकार किया या कोई मजबूरी थी, लेकिन ना जाने का मतलब है नहीं गए। तो ये लोग वो हैं जिनका ख्याल था कि अगर हम लोग इस वक्त फरका करेंगे तो बहुत बुरा होगा, लेकिन ये जो पहले मैंने जिन लोगों के आपको नाम बताए, ये बड़ी सीरियसली नेटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक लब्बैक में टूट फोड़ हो और साद रिजवी साहब जो हैं उनको हम अलग करें और उनकी जगह पे हम खुद आएँ, क्योंकि साद रिजवी साहब जेल से भी सबके दिलों पे थे और जेल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी। असल में साद रिजवी साहब का कद कहाँ बड़ा हुआ, ये समझने की बात है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी, उन्होंने अपने कारकुनों की रिहाई नहीं मांगी, उन्होंने जिनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हुए उनके लिए नहीं मांगा, उन्होंने जमात को वापस लीगलाइज करने के लिए कोई डिमांड नहीं की। उनका ये हम अदालत से करेंगे, जाके अपने राइट पे हम लड़ेंगे, हम अपने वकीलों से मुशावरत करके। उसमें उनका स्टैचर बहुत बड़ा हो गया कि जनाब ये कोई ब्लैकमेल नहीं किया, इन्होंने कोई जोर आवरी नहीं की और इस तरह से की। लेकिन वो क्या कहते हैं कि रास नहीं आ रहा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मुफ्ती मुनीब रहमान का आपने कल से नाम सुना है? कल से जब से 3 दफ़ा इजलास हुआ या 3 दफ़ा आप समझे नशिस्त हुई हुकूमत की और TLP की, उसके बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का नाम सुना है, मौलाना फजल रहमान का नाम सुना है, किसी ये जैयद पीर का आपने नाम सुना है, किसी और बड़े का नाम सुना है, फारिग हो गए सारे।
ये प्रॉब्लम है और इसलिए इस वक्त एक साजिश हो रही है जनाब साद रिजवी के खिलाफ। इसकी मजीद अपडेट्स मैं आपके पास लेके आता रहूँगा, लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz।